औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 295 एंड ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 295 जो है एसएनसी से रिलेटेड है, सिंगल नेशनल करिकुलम। सिंगल नेशनल करिकुलम मैंने आप लोगों को कल बताया था थोड़ा सा, लेकिन बीच में क्लास ख़त्म हो गया। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, अच्छा किसी का माइक ऑफ अन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा। जाफर शाह साहब अपना माइक ऑफ कीजिएगा काइंडली। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, तो एसएनसी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि सिंगल नेशनल करिकुलम का के जो ऑब्जेक्टिव्स है स्पेसिफिकली वो यही है कि इंटीग्रेशन हो, नेशनल कोहिजन हो, सारे मुल्क के लिए एक ही तरह का करिकुलम हो। ठीक है, वन करिकुलम, one method of assessment, and one type of book, all the across the country is the motto of the SNC। और एसएनसी बेसिकली 2020 में इमरान अहमद खान नियाजी साहब, इमरान खान ने इसके जो है वो किया था, इफ्तिताह किया था। लेकिन इन्होंने इसके पेजेस है 3, 2021, 2022, 2023 जो है ऑफिशियली जो इन्होंने अनाउंस किया था कि मार्च 2021 में प्राइमरी सतह पे इम्प्लीमेंट होगा, मार्च 2022 में ये मिडिल सतह पे जो है लेवल पे वो इम्प्लीमेंट होगा, जबकि मार्च 2023 में ये हाई और हायर सेकेंडरी लेवल पे जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कोरोना की वजह से इसमें कुछ डेट में इधर उधर आ गए। फर्स्ट जो था वो अगस्त 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ प्राइमरी लेवल पर और 2022 अप्रैल में जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ मिडिल लेवल पे। और अभी जो है रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है इसकी वजह से ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। गिलगित बल्तिस्तान और हमारे सूबे में जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, सिंगल नेशनल करिकुलम मोटो वाज वन नेशन वन करिकुलम एंड वी कैन से वन असेसमेंट or one method of assessment. It was developed in 2020. The first phase was implemented at primary level on August 2021. Its official date was March 2021. Then at middle level, it was presented in April 2022. Its official date was March 2022. ठीक है, तो अप्रैल 2022 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। हालांकि ऑफिशियल डेट जो था उसका मार्च 2022 ही था, क्योंकि मार्च में हमारा जो नया साल स्टार्ट होता है। दैट्स वाई इसी ही साल जो है ये ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने फिक्स की हुई होती है। द थर्ड पेज ऑफ करिकुलम वाज इम्प्लीमेंटेड इन केपी फ्रॉम मार्च 2023। मैंने इसलिए केपी लिखा है कि पंजाब का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है गिलगित का पता है, एक स्टूडेंट है तो उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है। और जगह पे मुझे पता नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं। इट्स ऑब्जेक्टिव्स वर नेशनल कोहिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विटी, इक्विलिटी, वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वन कंटेंट, वन मेथड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है। जिस तरह ये लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू में, जब एक क्वेश्चन के अंदर इंटरव्यूअर चले जाते हैं तो वही क्वेश्चन जो है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती है तो उस पे ही वो बहस करते हैं। तो इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि व्हाट आर 3 पैरामीटर्स ऑफ एसएनसी। सिंगल नेशनल करिकुलम के 3 जो मेन डोमिनेंट पैरामीटर है, फर्स्ट जो है इसमें वो रिलीजियस एजुकेशन है। इससे पहले जो 2006 का करिकुलम था उसमें मज़े की बात ये थी कि क्लास थर्ड से जो इस्लामियात और एथिक्स थे वो स्टार्ट होते थे ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पर इस्लामियात और एथिक्स का नाम इन्होंने चेंज करके रिलीजियस एजुकेशन रखा। फर्स्ट इन्होंने ये जो उसमें मतलब नाम में भी जो डिफरेंसेस थे और डिस्क्रिमिनेशंस थी वो भी इन्होंने ख़त्म की। फर्स्ट ये हुआ। सेकंड क्लास वन से ही इन्होंने इस्लामियात सॉरी रिलीजियस एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है वो क्लास वन से ही मुतारिफ करवाया। ठीक है, एसएनसी के अंदर। तो फर्स्ट तो डोमिनेंट पैरामीटर जो है वो एसएनसी का यही है। सेकंड इक्विटी बेस्ड है, इक्विटी बेस्ड है, मतलब इसमें इंक्लूसिविटी है, हर एक बंदा विद इन सेम क्लास जो है वो पढ़ेगा। और इसके अंदर कुछ जो ईसीसीई का जो करिकुलम है वो बहुत मज़े का है। अगर आप लोग देख लो तो ईसीसीई का करिकुलम जो है एसएनसी के अंदर, उसमें ये जो हमारे पास कच्ची क्लास होती है जिसको हम किंडरगार्टन कहते हैं, तो उसके लिए हर एक साल उसी साल एसएनसी जब इम्प्लीमेंट हुआ 5 लाख रुपए की एक एक क्लास के लिए उन्होंने सामान खरीदी थी। और अभी भी स्कूलों में है
प्रॉपर टेबल्स है, जिस तरह किंडरगार्टन में हुआ करते थे। वो जो कॉन्सेप्ट थे वो हम पढ़ेंगे। वो प्रोइबल जो था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी तरह का एक सेटअप इन्होंने प्रोवाइड किया है। और टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है कि वो जो हमारे पास टूल्स है, एक्सेसरीज है, कि किस तरह एविएट्स को वहाँ पर यूज़ किया जाए। ठीक है। तो बहुत ही मज़े की, अगर आप लोग किसी प्राइमरी स्कूल का विजिट करो, अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर हो यहाँ पर, तो आप लोग को बता सकेंगे कि अभी जो ECCE के क्लासरूम्स है वो कितने मॉडर्न क्लासरूम्स है हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर। लेकिन हम चूंकि चीज़ों की कदर नहीं करते, तो इस तरह की चीज़ों की कदर करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। इक्वलिटी है, रिलीजियस एजुकेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन, ये तो बहुत अच्छा। वन करिकुलम, ये भी कह सकते हो। वन मेथड ऑफ असेसमेंट, ये भी कह सकते हो। अच्छा, एक और मज़े की बात इसमें ये है, ये एसएनसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, कि इसमें जितनी भी यूज़ हुई है एवियर्ड्स, वो डेली रूटाइन यूज्ड चीज़ें हैं, एक्सेसरीज है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पौधे पे एक्सपेरिमेंट है, तो एक बैग को लेके आपने पौधे के ऊपर डालना होता है, या उसी से ही आपने खेलना होता है। मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि जाके आपने मार्केट से खरीदने हैं। ठीक है। या आपको जो है कहा जाता है कि एक बैलून ले ले और बैलून में हवा भर दे और उसको एक शमा के साथ रख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्सपेंशन होती है हवा की, तो वो फट जाएगा। जो मतलब ये कि जितनी भी चीजें हैं, तो बिल्कुल या तो नो कास्ट लो कास्ट वाली चीजें जो है उन्होंने, नो कास्ट लो कास्ट वाली वाली एविएट जो है वो एसएनसी के अंदर है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 297 है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन लर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम को जब आप लोग पढ़ते हो, तो पियाजे की जो थ्योरी है, वहां पर इन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, इसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो जो इसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, तो इसिमिलेशन और एकोमोडेशन अगर हम देखें, इसिमिलेशन का मतलब यही है कि जब हमारे जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज है, अगर वो मैच हो रहे हैं न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू स्कीमाज के साथ, तो इसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। और इसी सिचुएशन को हम कहेंगे स्टेट ऑफ, इसी स्टेट को हम कहेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर नया नॉलेज आता है, वो पुराने नॉलेज के साथ मैच करता है, इट मीन इट्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन एकोमोडेशन उसमें इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, अ, एक नॉलेज आता है, एक नई चीज आप देखते हो जिसकी स्कीमा आपके जहन के अंदर ऑलरेडी नहीं बनी हुई होती, तो मीन कि आप डिसइक्विलिब्रियम में जाते हो और उसके लिए नई नई स्कीमा क्रिएट करने की जरूरत होगी। ठीक है। तो उसको एकोमोडेशन कहा था पियाजे ने। तो स्टेट ऑफ इसिमिलेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, वाइल स्टेट ऑफ एकोमोडेशन इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था, अगर एक फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर शेल्फ है, अलमारियां है। एक शेल्फ उर्दू की है, दूसरा शेल्फ पश्तो की है। अभी आपने एक बुक लाया, एक नया बुक उर्दू का, तो जाहिर बात है उर्दू का बुक आपने उर्दू के शेल्फ में रखना है। तो ये सिमुलेशन है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो कबर्ड है, जो अलमारी है, और जो स्कीमा है, वो आपके जहन के अंदर है। एट मीन दिस इज सिमुलेशन फिट हो रही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लिटरेचर का एक बुक लाया, और वहां पर दो ही कबर्ड है लाइब्रेरी के अंदर, एक पश्तो का है और एक उर्दू का है, तो फिर आपने उधर कहाँ पर वो रखना है, उसके लिए अलग सी एक अलमारी जो है वो रखनी होगी, या अलग सा एक शेल्फ जो है वो रखना होगा, और वहां पर उसको रखना होगा। तो मीन का ये एकोमोडेशन है, चीजें आ जाती है, लेकिन वहां पर स्कीमा मौजूद नहीं थी। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ डिस इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, द कंसेप्ट वाज यूज बाय, जस्ट अ मिनट। ओके जी, sorry. The concept was used by Jean Piaget in his theory. Equilibrium mean when the new information is matched to the existing information. Assimilation. ठीक है। Disequilibrium is a state when the new information is not matching to the existing information. Accommodation हो गया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 298 है, व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक इन एमएससी ऑनर। मैंने इसलिए लिखा है कि चूंकि मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी ऑनर है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने एमएससी ऑनर ही मेंशन की है। किसी और के लिए कोई और भी मतलब
किसी ने इंजीनियरिंग में डिग्री की है, किसी ने पीएचडी की है, किसी ने एमए किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, तो उनसे उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, एबीसी मैंने इसलिए लिखा है कि किसी का टॉपिक कोई भी टॉपिक हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन इंक्लूड करने का मकसद मेरा यही था कि जब आप लोग तैयारी करते हो और इसी क्वेश्चन पे पहुंच जाओ तो डायरेक्ट आप लोगों ने अपने थीसिस उठाने हैं, वहां से आप लोगों ने टॉपिक लिखना है, टॉपिक के पॉइंटिंग, टॉपिक के कंक्लूजन, वहां पर कौन सा डिजाइन यूज हुआ है, क्यों आपने ये टॉपिक चूज किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिसर्च स्टार्ट विद वाई एंड एंड विद वाई। ये हमारे एक प्रोफेसर मोहतरम थे, अवैस साहब, जो कि एक बड़ा रिसर्चर थे। ठीक है, तो उन्होंने वो जब हमें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिसर्च क्या है, स्टार्ट विद वाई एंड एंड विद वाई। मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है तो हजारों क्वेश्चन वो छोड़ जाता है पीछे। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रिसर्च। आपने जस्टिफिकेशन करनी है कि आप ये टॉपिक क्यों चूज कर रहे हो। ये क्वेश्चन आगे आ रहा है, इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हु वाज आइवान पॉलोप। आइवान पॉलोप जो है ये कौन था, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट था और इसका ताल्लुक जो था बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से था। ठीक है, इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट की थी और इन्होंने कंडीशनिंग की एक्सपेरिमेंट की थी, कंडीशनिंग की थी। कंडीशनिंग क्या होती है, जब दो चीजों को हम टाई करते हैं, बांधते हैं, उसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। इन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ बांध दिया और जो चेंज था वो चेंज इन्होंने स्ट्रेंथन किया। किसी तरह फूड प्लस बिल, घंटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा वो एक्सपेरिमेंट। फूड को जो खुराक पेश किया जाता था उसके साथ इन्होंने घंटी को एसोसिएट किया। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, घंटी थी। तो जब इन्होंने किया तो जब बिल्ली इसकी आदी हो गई, सॉरी कुत्ता इसका आदी हो गया, जब घंटी बजती थी उसको खुराक मिलता था, सलाइवा उसके मुंह से जो है निकलना शुरू हो जाता था। देन अगेन इसी तरह ये प्रोसेस इन्होंने रिपीट किया, बार बार घंटी बजाता था और उसको फूड प्रेजेंट करता था। अभी इन्होंने फूड डिटेच्ड किया, एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जब डिटेच्ड किया, अनकंडीशन किया। ठीक है, जस्ट जब जो है हमारे पास बिल भी बचती थी, रिंग रिंग भी बचती थी, तो कुत्ते के मुंह में बिल की वजह से, रिंग की वजह से भी पानी आती थी। तो मतलब ये इन्होंने कहा कि हम बिहेवियर की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, इसको हम द वे ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ द बिहेवियर कैन बी चेंज्ड। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है, टू चेंज द वे ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ अ बिहेवियर इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, Ivan Polack was a Russian psychologist, a behaviorist who gave the concept of classical conditioning. इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ही कंडीशन स्टिमुलस विद न्यूट्रल स्टिमुलस। एक स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कि फूड न्यूट्रल स्टिमुलस है, उनके साथ इन्होंने क्या क्या कंडीशन किया, टाई किया, बांध दिया, एंड ट्रिगर changes in response and prove that behavior can be modified through conditioning। ठीक है, फिर इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। इन्होंने अगेन उसकी एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन मीन कि कुत्ते को जब फिर खाना नहीं मिलता था तो जो सलाइवा की जो सिक्रीशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। उनको अभी पता चला कि अभी मुझे फूड नहीं मिलेगा, जस्ट घंटी बजती है, मुझे फूड नहीं मिलता, अगेन घंटी बजती है, मुझे खाना नहीं मिलता। तो उससे उसकी एक्सटेंशन हो गई। एक्सटेंशन मीन के स्लोली स्लोली जब हम रिमूव करते हैं किसी स्टिमुलस को, तो जो बिहेवियर है वो अगेन खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इन्होंने एक और चीज यूज किया जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब यही है कि जल्द, वो जो आदत है अगेन आना, लेकिन जल्द आना। अगेन जब उन्होंने एक दो मरतबा फिर वही प्रोसेस रिपीट किया और फिर वो जो फूड था वो घंटी के साथ अटैच किया, तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने किया तो सेकंड टाइम वो जो कुत्ता था वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब यही था कि ये जो बिहेवियर है इसके साथ किस तरह वो खेले। ठीक है, बेसिकली ये प्रूव करना चाहता था कि बिहेवियर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, बिहेवियर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और बिहेवियर को हम जो है रिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 299 है, व्हिच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय आइवन फॉलो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है जो हमने कहा पढ़ी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 300,
300 ट्रिपल सेंचुरी. व्हाट इज बिल इन फॉलोअप रिसर्च आर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने बिल्कुल सोच समझ के पढ़ने हैं. कंडीशनड स्टिमुलस. बिल इसलिए कंडीशन स्टिमुलस थी कि बिल के साथ खाने को इन्होंने क्या किया, अटैच किया, कंडीशन किया. तो वहां पर जो बिल थी वो कंडीशन स्टिमुलस थी. व्हाट इज स्टिमुलस इन रिस्पॉन्सिव फॉलोअप स्टडी. अगर हम देखें स्टिमुलस क्या होता है, एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी. एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी. कोई भी बॉडी के इर्द गिर्द जो चेंजेस रिनुमा होते हैं, दिस बेसिकली स्टिमुलस, और उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स मिलता है. ठीक है, तो फूड वाज अनकंडीशन स्टिमुलस, वाइल बिल वाज कंडीशन स्टिमुलस. ये दोनों स्टिमुलस थे, बिल और फूड दोनों स्टिमुलस थे. लेकिन फूड अनकंडीशन स्टिमुलस था, जबकि घंटी जो थी वो कंडीशन स्टिमुलस था. एंड सलाइवा ऑफ द डॉग वाज रिस्पॉन्स, और जो सलाइवा था वो क्या था, वो रिस्पॉन्स था. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 302 है, हाउ वी कैन मिनिमाइज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थ्रू एजुकेशन. तो एक तो रिलीजियस एजुकेशन की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, जो कि एसएनसी के क्वालिटी है कि वो रिलीजियस एजुकेशन पे बात करता है. फोकस ऑन रिलीजियस एजुकेशन फर्स्ट. फोकस ऑन पीस एजुकेशन. पीस एजुकेशन क्या होता है, वी आर टू इनकलकेट द वैल्यूज, द स्किल्स, टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स. ठीक है, what are the human rights? These are the basic entities and liberties of a person which has been provided by the legal system of this nation. अच्छा जी, प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. सारे हम फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम के अंदर without any discrimination on the basis of sex, on the basis of creed, on the basis of color, under the guidance of one teacher within one classroom is called inclusive education. मैंने आप लोग को बताया था inclusive education is the element of SDG 4 sustainable developmental goal. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 का जो एलिमेंट है वो है इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है. अच्छा, डेवलपिंग मोरल वैल्यूज. ठीक है, मोरल वैल्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिहेविंग आइडियली. ठीक है, आइडियली बिहेव करना. रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 303 है, व्हाट वाज सर्जेंट रिपोर्ट. सर्जेंट रिपोर्ट अगर हम देखें तो ये एज सच सेकेंडरी डेटा का रिपोर्ट है, जिसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं. सेकेंडरी डेटा मीन कि जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है तो उसको स्टडी करना, मतलब फर्स्ट हैंड नॉलेज की तरफ नहीं जाना. तो जो रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो सर्जन रिपोर्ट में सर्जन जो था इसको, जॉन सर्जन जो था इसको एक ड्यूटी दी गई कि जितने भी रिपोर्ट्स पहले हुए हैं, जिसमें लॉर्ड मैकॉले का रिपोर्ट था, जिसमें जो है हमारे पास हॉस्टेज कमेटी रिपोर्ट था, और जिसमें सेडलर रिपोर्ट 1917 शामिल है, और एक वर्धा रिपोर्ट या वर्धा स्कीम थी. इनको पढ़ना और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना. ये सर्जन रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स थे ये यही थे. अ कमेटी ऑफ 22 मेंबर्स वर मेड, सॉरी वाज मेड मैंने लिखा है, मेंबर्स वर मेड इन 1944 अंडर द chairmanship of John Sargent in India to prepare comprehensive report for endeavor forms in India. endeavor form in India मतलब इंडिया के अंदर कितनी कोशिशें की गई है, किस चीज के लिए, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए. ठीक है. इट वाज अ comprehensive रिव्यू ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल रिपोर्ट्स. ये देखो, comprehensive रिव्यू ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल रिपोर्ट्स, मतलब जितने भी एजुकेशन रिपोर्ट्स थे पहले उसका एक रिव्यू था. रिव्यू क्या होता है, जितना भी लिटरेचर एक सब्जेक्ट पे अवेलेबल होता है उसको हम रिव्यू कहते हैं. ठीक है. सेटलर रिपोर्ट 1917, होस्टेज कमेटी रिपोर्ट 1929, वर्धा स्कीम 1937. अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इसको फर्दर पढ़ सकता है कि सेटलर रिपोर्ट और कलकत्ता यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, मेरे ख्याल में सेटलर रिपोर्ट का एक और नाम है. ये क्या था, हॉस्टेज कमेटी रिपोर्ट क्या था, और वर्धा स्कीम 1937 का क्या था. तो ये आप लोग अपने लिए पढ़ लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी. तो इस पे जो कंप्रिहेंसिव स्टडी थी इसको हम सर्जेंट रिपोर्ट कहते हैं. अच्छा, आगे क्या थी इस रिपोर्ट के अंदर, एक दो पॉइंट इसमें और भी है. रिकमेंडेशन इसके अंदर ये थी
Recommendation of the report were pre-primary, primary, secondary, adult, technical, vocational, handicapped education, teacher training. टीचर ट्रेनिंग को इन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया. ऑफ द स्टूडेंट, हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, हेल्थ हाइजीन को इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया. अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्या थी? 40 करोड़ रुपए जो थी गिवन टू प्रोविंसेस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ 5 years प्लान. 5 year प्लान के लिए 40 करोड़ रुपए इसी ही स्पेसिफिक काम के लिए मुख्तस की गई. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 304 है, व्हाट इज किंडरगार्टन? किंडरगार्टन, ये देखो, किंडर का मतलब है चिल्ड्रन, फ्रेंच वर्ड है. किंडर का मतलब है चिल्ड्रन, गार्डन का मतलब है बाग, बागीचा, एक गार्डन, बच्चों का एक बाग, बच्चों का एक बागीचा. ठीक है. तो किंडरगार्टन इज अ फ्रेंच वर्ड मीन चिल्ड्रन गार्डन, गार्डन, चिल्ड्रन गार्डन. इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेडरिक प्रोइबल इन 1837. अच्छा, फ्रेडरिक प्रोइबल जो है, अगर हम इसको पढ़े तो इसका नाम आप लोगों को आइडियलिज्म में दिखेगा. फ्रेडरिक प्रोइबल जो है, इसका ताल्लुक आइडियलिज्म से है, लेकिन एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट है ये. मतलब वो एक कॉमन आइडियलिस्ट नहीं है, जिस तरह हमारे ये सर, पास. जी जी. सर ये फ्रेंच वर्ड है कि जर्मन वर्ड है? मैं तो कंफ्यूज हूँ, शायद जर्मन वर्ड है किंडरगार्टन। अच्छा, फ्रेंच मैंने लिखा है. चलो इसको कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे. बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेस किया. सर मेरे पास एक बुक है, ये पढ़ रहा था एक दिन इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर तो मैंने आई थिंक जर्मन वर्ड देखा था, आई थिंक जर्मन था, हाँ। अच्छा, चलो इसको कर लेंगे. थैंक्स टू करेक्ट मी. इसको सर्च आउट कर लेंगे कि किंडरगार्टन जो है ये जर्मन वर्ड है कि नहीं, फ्रेंच वर्ड है. ठीक है, ओके, थैंक यू. अगर आप लोग सर्च कर सकते हो तो सर्च कर लो, कमेंट में जो है इसको शेयर कर लो फिर. ये सच इतना इशू नहीं है. ठीक है, ओके, थैंक यू. अच्छा जी, ये किसने, प्रेडक्ट पोइबल ने ये जो है ये कॉन्सेप्ट दी थी. और प्रेडक्ट पोइबल का मैं आप लोग को बता रहा था, अगर पूछा जाए कि प्रेडक्ट पोइबल के बारे में कुछ बता दे, तो फर्स्ट तो इन्होंने किंडरगार्टन का कंसेप्ट दिया था. सेकंड, पोइबल जो है ये आइडियलिस्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जो है वो नेचुरलिस्ट के हैं. ये नेचुरलिस्ट और आइडियलिस्ट दोनों फिलोसफीज को साथ लेके चलते, क्योंकि ये इंस्पायर था पिस्टोलॉजी और रोसो से. ठीक है. ये बच्चे की फ्रीडम जो है उस पर ज्यादा बिलीव करता था. दैट्स वाई जो आइडियलिस्ट है वो बच्चे की फ्रीडम पे बात नहीं करते और ना उसको प्रिपेयर करते हैं. दैट्स वाई प्रोइबल को अगर हम देखें तो ये आइडियलिस्ट है, लेकिन इसको हम एब्सोल्यूट आइडियलिस्ट कहते हैं. ठीक है. एज सच उस तरह का आइडियलिस्ट नहीं जिसमें सोक्रेटिस और प्लेटो है. तो ये इनसे थोड़ा अलग है. इनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नेचुरलिज्म के भी है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आइडियलिज्म के भी है, और नेचुरलिज्म का दूसरा नाम जो है वो पॉजिटिविज्म है. ठीक है. अच्छा, it was formulated by Frederick Froebel in 1837. It was for the children of 4 to 7 years. फर्स्ट इसमें तो यही है कि 4 से 7 साल तक के बच्चों के लिए ये था. इट वॉज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 एलिमेंट है इसी किंडरगार्टन के. फर्स्ट इसमें गिफ्ट हुआ करते थे. गिफ्ट वो चीजें थी कि जो बच्चे यूज करके दोबारा अपने ओरिजिनल हालत में रखते थे. फॉर एग्जाम्पल, बाल है तो बाल बच्चे यूज करके दोबारा रखते थे. वुडन कुछ चीजें है, वुडन बॉक्सेस है, उसको यूज करके बच्चे रखते थे. क्यूब्स, रेक्टेंगल्स, बीड्स, रिंग्स, ये सारी चीजें जो थी मौजूद होती थी. और अगर आप लोग देख लो आजकल जो हमारे स्कूल्स है उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है. बाल, वुडन, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से. जो हमारे स्कूल के साथ एक और दूसरा स्कूल है प्राइमरी का, तो वहाँ पर बिल्कुल ये बॉक्सेस, क्यूब्स, ये चीज़ें, रेक्टेंगल्स, बिल्कुल लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे वो वहाँ पर जो है मौजूद है. ठीक है. सेकंड, यहाँ पर ऑक्यूपेशन होते थे. ऑक्यूपेशन मीन कुछ चीज़ करना, कोई काम करना. तो इसमें वही चीज़ें थी कि जिससे बच्चे कोई चीज़ बनाते थे. इसमें मतलब कटिंग पेपर्स होते थे, सीजर्स वगैरह होते थे, या क्ले वगैरह जो है ये मिट्टी से चीज़ें बनाना. तो उसी स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे कहा था कि यहाँ पर ये जो चाइना मिट्टी होती है, बच्चे जिसके साथ खेलते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी कि ये जो बच्चे थे इन खेलते खेलते वो इन्होंने ख़त्म किए. ठीक है. अच्छा, राइम्स वो सॉन्ग्स वगैरह होते थे जो बच्चे खुद बनाते थे, खुद लिखते थे, मतलब कुछ चीज़ों से, जिस तरह अलिफ बा ता सा से या एक सॉन्ग बनाना, या इस तरह ABC से एक सॉन्ग बनाना. तो ये राइम जो है ये भी बच्चे खुद जो है बनाते थे. ठीक है.
तो ये तीन चीजें, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। गिफ्ट्स, ऑक्यूपेशन, राइम्स। गिफ्ट्स वही चीजें जो कि इस्तेमाल करके ओरिजिनल वापस अपनी हालत में रखना। ऑक्यूपेशंस वही चीजें जिससे कोई चीज बनाना। तो जब कोई चीज बन जाती है मीन के उसकी ओरिजिनल हालत खत्म हो जाती है। राइम्स मीन सॉन्ग्स या पोइम्स जो कि बच्चे खुद तैयार करते थे। प्रूइबल वाज इंस्पायर्ड बाय रूसियो पिस्थोलॉजी एंड आल्सो बिलोंग्स टू एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 305 है, हाउ सर विल यू। जी जी, इसमें एक दो चीजें मैं ऐड कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल आपकी बिल्कुल, इजाजत 4 चीजें ऐड कर लो। है। थैंक यू। अच्छा, किंडरगार्टन जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ जर्मन वर्ड। किंडर मींस चिल्ड्रन एंड गार्डन मींस गार्डन। और ओके। तो इसका मतलब है चिल्ड्रन गार्डन, गार्डन मतलब बच्चों का बाग, ठीक है। तो उस यस। पे ये लॉजिक जो फोरेबल था, उन्होंने ये लॉजिक दिया था, ये नाम रख के कि जो स्कूल होता है ये एक गार्डन होता है, ठीक है। जी। और टीचर जो होता है वो क्या होता है, गार्डनर होता है, माली होता है, और बच्चे जो इसमें होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। फूल होते तो हैं। इस हवाले से मतलब जितना जितना जो एक टीचर होता है जितना इन बच्चों का ख्याल रखेगा, इन पौधों का ख्याल रखेगा, तो उतना वो स्कूल जो है काफी मतलब उनकी ग्रोथ और इनकी जो है ना आउटकम बहुत अच्छी होगी सर। तो ये बातें थी मेरे ख्याल में। ओके जी, ओके। मिठोपारी के लिए आपने स्कूल का बहुत ही अच्छा नक्शा बयान किया, एंड थैंक्स। ओके जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 305 है, हाउ विल यू फाइंड आउट एंजाइटी, क्यूरियोसिटी एंड जेलसी फ्रॉम अ क्लास। क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट एंजाइटी का शिकार है या उसमें क्यूरियोसिटी है या जेलसी का शिकार है। ठीक है। तो जाहिर ही बात है, या तो आपने उनसे इंटरव्यू लेनी है, या ऑब्जर्वेशन के जरिए आपको पता चलेगा, या उसको अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे तो वो दिलचस्पी नहीं लेगा, या ग्रुप की किसी एक्टिविटी में वो आप उनको इन्वॉल्व करोगे तो वो कोशिश करेगा कि ग्रुप से निकले, आइसोलेशन जो है उसको पसंद करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एनजाइटी की ही निशानात होते हैं। और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह ही पता चलता है, और जेलसी का भी इसी तरह ही पता चलता है। ठीक है। अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, unease about something with an uncertain outcome. The anxiety may be learning anxiety or survival anxiety. अच्छा, दो सर्वाइटी सॉरी ये एंजाइटी दो टाइप की हो सकती है क्लासरूम के अंदर। या तो उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई एंजाइटी हो सकती है जो कि बाहर से हो सकती है। अगर लर्निंग एंजाइटी है तो उसका ताल्लुक फिर स्कूल के साथ है। ठीक है। टीचर कैन आइडेंटिफाई थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटीज। ये 3-4 तरीके टीचर यूज करके इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 306 है, व्हाट विल बी योर टॉपिक ऑफ रिसर्च इन एमपिल, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछा जाता है ज्यादातर जो जिसकी एमएस इन प्रोग्रेस हो या एमएससी इन प्रोग्रेस हो। तो व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपका क्या है ये तो चलो हो गया, लेकिन व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक, ये चीज आप लोगों ने इसकी जस्टिफिकेशन करनी होगी। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को देखने होते हैं, सेकंड उसकी फिजिबिलिटी को देखनी होती है, थर्ड इशू को देखना होता है कि ये इशू कंटेम्प्रेरी है कि नहीं है, कितनी पॉपुलेशन को इसका फायदा पहुंचेगा। अपने नॉलेज लेवल को देखते हुए उस पे वो करना है कि फॉर एग्जांपल मैं जो चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे साथ इसका नॉलेज है। ठीक है। क्यों है, तो उस क्यों का नॉलेज आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर आप क्वालिफाइड किसी चीज़ में तो जाहिर बात है उसी लेवल का आप टॉपिक चूज करोगे। सेकंड, एक्सेसिबल, अगर उसके रिस्पोंडेंट एक्सेसिबल है। ठीक है। थर्ड, उस पर काम हुआ है कि नहीं, ये भी आपने देखना है। अगर काम ज़्यादा हुआ है फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर आपने क्यों करना है। हाँ, अगर काम नहीं हुआ तो वो रिसर्च जो है वो एक नायाब रिसर्च होता है। फॉर एग्जांपल अभी एसएनसी जो आया है इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर इस पे बंदा रिसर्च कर ले कि एसएनसी आया यहाँ पर जो है कोई चेंजेस ला रहा है कि नहीं, जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए आया वो जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके साथ इसकी जो प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट हुआ है ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे कि नहीं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी स्टडी कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है। और एक बिल्कुल नई सी स्टडी है। हाँ, लिटरेचर इस पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। लिटरेचर तो आप लोगों ने जो करिकुलम डिज़ाइन हुए हैं
मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 1974 के बाद जितने भी करिकुलम आए हैं, 1974 में मेरे ख्याल में फर्स्ट करिकुलम डिज़ाइन हुआ था। उसके बाद जितने भी करिकुलम आए हैं तो उन सब पे आप लोग जो है फिर वो लिटरेचर रिव्यू में डाल सकते हो, तो ये एक अच्छा टॉपिक बन सकता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 307 है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? किसी मुल्क के अंदर एक बंदे की जो कमाई है एक साल की, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर कैपिटा इनकम कहेंगे, ठीक है। किसी मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल 26 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है अभी न्यू सेंसस के मुताबिक, तो 26 करोड़ आवाम में से हर एक बंदे की जो कमाई है, ठीक है, पर ईयर, मेरे ख्याल में ये पर ईयर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर कैपिटा इनकम कहेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन, ठीक है। अच्छा, आप लोग थोड़ा ये भी सर्च कर लो कि करंट जीएनआई ऑफ पाकिस्तान क्या है। करंट जीएनआई ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है? अच्छा सर, इन में पीटीसी ओल्ड नेम भी बता दे। अच्छा, किसी ने लिखा है कि इन में पीटीसी ओल्ड नेम भी बता दे, तो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, वो इसका पुराना नाम था, जो कि 1992 की पॉलिसी में जो है एसएमसीज रिकमेंड हुए थे, और 1994 में ये जो है फिर बन गए और 2000 में इसका नाम स्कूल कौंसिल रखा गया। अच्छा जी, व्हाट आर प्लान्स एंड एक्टिविटी। प्लान्स क्या है? प्लान्स भी एक्टिविटीज है, लेकिन वो एक्टिविटी जो हम पहले उसका आउटलाइन देते हैं कि हमने ये चीजें करनी है। तो बेसिकली द proposal are the outlines of the activities. The proposal are the outlines of the activities are called plans, while process of doing something is called activity. Detailed proposal for doing something is plan. Process of doing something is called activity. ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 309 है, व्हेन एंड हु डेवलप इंटेलिजेंस टेस्ट। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है। 1905 में अल्बर्ट बिने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो डेवलप किया। 1908 में इसको रिवाइज किया खुद ही। क्यों रिवाइज किया? चिल्ड्रन फ्रॉम एज 3 to 11 ईयर के लिए इन्होंने इसमें कुछ चीज़ें रखी। फिर 1911 में अगेन इन्होंने खुद फिर रिवाइज किया। क्यों रिवाइज किया? क्योंकि उसमें अडल्ट की कमी थी, तो अडल्ट को भी इन्होंने इंक्लूड किया 1911 में। और फिर लास्ट जो स्केल था, साइमन और बेनेट दोनों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया 1916 के अंदर। तो वो जो है अभी लेटेस्ट स्केल है ऑफ जिसको कहते हैं बेनेट साइमन स्केल, ठीक है। फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1905 by Albert Binet which consists of 30 items of increasing difficulty अच्छा जी, सॉरी। Binet revised this in 1908 for age group of 3 to 11 years. Then in 1911 it was revised for to include adult. Binet Simon scale was being proposed by Binet and Simon at Stanford University, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने फिर इसको रिवाइज किया 1916 के अंदर। शायद वो डेट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन 1916 के अंदर जो है बेनेट साइमन स्केल जो है इन्होंने डेवलप किया था, जो कि लेटेस्ट स्केल है। IQ was being discovered by Stern in 1912। तो IQ का जो ये जो टर्म है, ये स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने 1912 के अंदर जो ये डिस्कवर किया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 310 है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, व्हाट विल यू डू। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, या थ्रू असेसमेंट आपको पता चलेगा कि ये स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो व्हाट विल यू डू? चेंज द वे ऑफ योर टीचिंग। आपने अपना तरीका चेंज करना है, इसीलिए कि जो आप तरीका यूज़ कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। वो कहते हैं ना, डोंट चेंज द गोल, चेंज